Hello everyone, welcome back to my YouTube channel DSSB PGT Political Science. My name is Nikita Mittal and currently I am working as TGT Social Science in Delhi Government School. So हमारी NCERT Political Science की बुक 12th क्लास की जो सीरीज़ चल रही है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक की चल रही है और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बुक का चैप्टर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है, हमें इनकी ज़रूरत क्यों होती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर सभी कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन हो, जिससे कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो और साथ में सभी देश आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर पाएँ। ये मदद करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस काम में। वाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्या है, कि क्यों ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जब हम देखेंगे हर किसी स्टेट का अपना नेशन इंटरेस्ट होता है और नेशन इंटरेस्ट के कारण जो आसपास के जो नेशंस हैं या कोई एक सुपर पावर है तो उसमें क्या है डिस्प्यूट होने लगते हैं। तो जो भी डिस्प्यूट होते हैं उन सब को रिजॉल्व करने का काम जो है वो किसका होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एट इंटरनेशनल लेवल इस्टेब्लिशिंग पीस एंड सिक्योरिटी। तो जो अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएंगे तो हमेशा क्या रहेगा, पीस रहेगा, साथ में सिक्योरिटी रहेगी हर स्टेट को कि हमारे ऊपर हमला नहीं होगा। और क्या होगा, इससे कोऑपरेशन होगा सभी कंट्रीज़ के बीच में। फाइंड पीसफुल सॉल्यूशंस टू इंटरनेशनल प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक कंट्री की नहीं है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ की हैं, तो उसका पीसफुल सॉल्यूशन जो है वो ढूंढा जा सके, इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाता है। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, जिससे कि सभी कंट्रीज़ में क्या हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ सके, ट्रेड हो सके बिना किसी रुकावट के। टू डील विद नेचुरल कैलामिटीज़ एंड एपिडेमिक्स, नेचुरल कैलामिटी सिर्फ एक ही कंट्री को नहीं, कई सारी कंट्रीज़ को एक साथ भी अफेक्ट कर सकती है। जैसे क्लाइमेट चेंज किसी एक जगह की प्रॉब्लम नहीं है, हर कंट्री की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे डील करने के लिए हमें ज़रूरत होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट ग्लोबल लेवल, द यूनाइटेड नेशन, जिसको यूएन बोला जाता है शॉर्ट में। इसको इस्टेब्लिश किया गया 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मेन पर्पस था कि किसी भी तरीके का इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो पाए, क्योंकि 2 वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी हो चुके थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो और साथ में जो स्टेट हैं उनके साथ कोऑपरेशन इस्टेब्लिश हो पाए और जो भी शेयर्ड गोल हैं उनको जो है सभी देश मिलकर आपस में उनको अचीव कर पाएँ, साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर फ्रेंडली रिलेशंस को इस्टेब्लिश कर पाएँ। तो ये इसका मोटिव है यूनाइटेड नेशंस का। अब अगर हम बैकग्राउंड देखें यूनाइटेड नेशंस का, तो अगर बैकग्राउंड में जाने की हम बात करेंगे तो ये सोचा जाए पहले कि क्या इससे भी पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन था जो एग्जिस्ट करता था। जी हाँ, बिल्कुल, एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल पर एग्जिस्ट करता था जिसका नाम है लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस क्यों इस्टेब्लिश किया गया, कब इस्टेब्लिश किया गया, तो बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 की। वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ, कब हुआ, 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 होता है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये देखा गया, क्योंकि जो भी युद्ध होता है, जो भी वॉर होगा, उसमें हर कंट्री का बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसे के साथ साथ बहुत ज़्यादा जान की हानि, बहुत ज़्यादा लोग इंजर्ड होते हैं, कई लोग अपने परिवार खोते हैं, तो पूरी कंट्रीज़ में जो है बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। तो ये देखा गया कि इस वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ और इसलिए जब ये वॉर ख़त्म हुआ तो एक ट्रिटी साइन की गई जिसको बोला गया ट्रिटी ऑफ वर्सलिस, और एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, जिससे कि पीस इस्टेब्लिश किया जाए। तो इन दोनों ही ये ट्रिटी और कॉन्फ्रेंस में ये रिज़ल्ट निकला कि अगर हमें वर्ल्ड लेवल पर पीस इस्टेब्लिश करना है तो हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा जहाँ पर सारी कंट्रीज़ बैठ के एक साथ बातचीत कर सकें, अपने मुद्दे रख सकें। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई 10 जनवरी 1920 को। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई 10 जनवरी 1920 को। तो इसका मेन मकसद क्या था कि दोबारा से ऐसा वॉर ना हो, टू कीप द वर्ल्ड अवे फ्रॉम वॉर। जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसका ये मेन पर्पस था, मेन मोटिव था। साथ में टू प्रमोट डिस आर्मामेंट, यानी कि किसी भी तरीके के हथियार जो है उनको प्रमोट
नहीं किया जाएगा। टू स्टैब्लिश पीस एंड सिक्योरिटी एंड टू प्रिवेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पीस और सिक्योरिटी को क्या एस्टैब्लिश किया जा सके। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव थे LON यानी लीग ऑफ नेशंस के। पर रिजल्ट हम देखते हैं बाद में क्या होता है। 1939 में जो है वर्ल्ड वॉर हो जाता है, यानी कि इसका जो मकसद था वो क्या हो गया, फेल हो गया। LON पूरी तरीके से फेल हो गया वॉर को प्रिवेंट करने में, जो कि उसका मेन मकसद था। तो लीग ऑफ नेशंस फेल टू प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनएक्टिव हो गया, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर हो गया तो फिर ये क्या पूरी तरीके से इनएक्टिव हो गया था। और बाद में इसी को सक्सीड किया किसने, UN ने, द यूनाइटेड नेशंस ने, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। अब हम देखेंगे कि इसके पीछे बनने की कहानी क्या है। क्या तुरंत ही ये बन गया था? तो नहीं, 1939 में लीग ऑफ नेशंस इनएक्टिव हो गया था, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था। ये 1946 में ये पूरी तरीके से इसका कामकाज ख़त्म हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 जब होता है 1939 से लेकर 1945 में, तो इसमें अलाइड पावर्स थी, कुछ एक्सिस पावर। अलाइड पावर किसको कहा गया, UK, USSR, USA को, और एक्सिस पावर कहा गया जर्मनी, इटली और जापान को। अच्छा, इनके साथ क्या ये सिर्फ यही 3 कंट्रीज लड़ रही थी? तो नहीं, इनके साथ और भी जो छोटी छोटी कंट्रीज थी जो इनका साथ दे रही थी, अलाइड पावर के साथ भी और एक्सिस पावर के साथ भी। तो जब ये युद्ध छिड़ गया तो USA ने एक इनिशिएटिव लिया कि LON जो है वो फेल हो गया है, तो हमें एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फिर से बनाना पड़ेगा जो कि वर्ल्ड पीस स्टैब्लिश कर पाए। तो वहाँ तो शुरुआत करते हैं कौन, सबसे पहले 14 अगस्त 1949 को जो अलाइड पावर्स हैं, अलाइड पावर मतलब UK, USSR और USA। USSR पहले इसमें शामिल नहीं था, USA और UK ने ही शुरुआत की। तो प्रेसिडेंट थे USA के उस टाइम पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये नाम याद रखना है। और UK के PM थे उस टाइम पर विंस्टन एस चर्चिल। विंस्टन एस चर्चिल UK के PM, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA। कब? 1941 में। तो ये क्या करते हैं, एक चार्टर लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? चार्टर। चार्टर क्या होता है? एक तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशंस की किताब होती है। जैसे किसी कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी तरीके से कंट्री को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पर एक इन्होंने सोचा एक हम ग्रुप इस्टेब्लिश करते हैं। तो उसको चलाने के लिए इन्होंने एक चार्टर तैयार किया जिसका नाम था अटलांटिक चार्टर। तो अटलांटिक चार्टर क्या था? एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं, एक पॉलिसी स्टेटमेंट आप इसको कह सकते हैं, जिसमें ये डिफाइन किया गया किस तरीके से वर्ल्ड वॉर को रोका जाएगा, किस तरीके से पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो चीज़ें हैं, यानी कि कैसे पीस को इस्टेब्लिश किया जाएगा, सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा, नेशंस के साथ कोऑपरेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो वर्ल्ड लेवल पर कुछ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की बात करी गई किसमें? अटलांटिक चार्टर में। तो किसने साइन किया? UK और USA ने इसको साइन किया। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यूज्ड UN टू डिस्क्राइब द अलाइड पावर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो UN को पहले यूनाइटेड नेशंस को किस चीज़ को डिफाइन करता था? पहले इसका नाम यूनाइटेड नेशंस नहीं था, ये किसको डिफाइन करता था? जो अलाइड पावर्स थी, जैसे USA, UK, USSR और साथ में इनके साथ जो कंट्रीज मिलके युद्ध लड़ रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रही थी, उन कंट्रीज़ को बोला गया एक साथ यूनाइटेड नेशंस। और ये टर्म को डिस्क्राइब किया किसने? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि USA के राष्ट्रपति हैं। अब अटलांटिक चार्टर पर साइन हो गया। 1942 जनवरी में क्या होता है? मीटिंग होती है कहाँ पर? वॉशिंगटन DC में, जहाँ पर ये सब मिलकर सपोर्ट करते हैं किसको? अटलांटिक चार्टर को, जो इन दोनों कंट्रीज़ ने साइन किया, UK और USA ने। तो अब इनके जो अलाइड नेशंस थे जो सपोर्ट करते हैं इनको, वो सब क्या कर देते हैं? अटलांटिक चार्टर पर साइन कर देते हैं। कब? 1942, जनवरी 1942 में। और इसको बोला गया डेक्लेरेशन बाय UN, यानी कि डेक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस। ठीक है। अब उसके बाद एक और कॉन्फ्रेंस होती है। कौन सी कॉन्फ्रेंस? तेहरान कॉन्फ्रेंस। इसको बोला गया तेहरान कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन। दिसंबर 1943 में ये कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पर ये तीनों पावर डिक्लेयर करती हैं। ये तीनों पावर क्या है? इस डिक्लेरेशन पर साइन करती हैं, USA, UK एंड USSR। US, UK एंड USSR, इन तीनों के बीच में होती है कॉन्फ्रेंस। फिर उसके बाद में एक और कॉन्फ्रेंस होती है, याल्टा कॉन्फ्रेंस। इसको बोला गया कॉन्फ्रेंस ऑफ बिग 3। ये कब हुई? 1945 में। यही अब तक जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी 1941, 1942, 1943। अब ये 2 साल बाद एक और कॉन्फ्रेंस होती है
1945 फरवरी में, लगभग 1-1.5 साल बाद। ओके, सो कॉन्फ्रेंस ऑफ बिग थ्री कौन, जो मेन अलाइड पावर्स हैं, यूएस, यूके एंड यूएसएसआर, यूएस, यूके एंड यूएसएसआर, इनके जो लीडर्स हैं उनके नाम याद रखने हैं। कौन लीड कर रहा था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, विंस्टन एस चर्चिल और यहाँ पर जोसेफ स्टालिन, यूएसएसआर के जोसेफ स्टालिन। इन्होंने डिसाइड किया कि हमें क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, क्या यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने बोला कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ताकि वर्ल्ड लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जा सके। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में अप्रैल और मई 2 महीने तक लगातार एक लंबी कॉन्फ्रेंस चलती है। किसके लिए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, उस पर पूरा डिस्कशन चलता है। कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को में। और फाइनली 26 जून 1945, 26 ऑफ जून 1945 यूएन चार्टर बनकर तैयार हो जाता है। यूएन चार्टर बनकर तैयार हो जाता है, जो कि पहले अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना गया। उसी में कुछ मॉडिफिकेशन और डिस्कशन होने के बाद इसको नाम दिया गया यूएन चार्टर का। इसको टोटल 50 मेंबर यानी 50 कंट्रीज इसको साइन करती हैं। कब, 26 जून 1945 को। और पोलैंड साइन करता है इसको बाद में, कब, 15 अक्टूबर 1945 को। तो ओरिजिनली इसके फाउंडर मेंबर अगर देखा जाए तो टोटल 51 फाउंडिंग मेंबर्स आर देयर ओरिजिनली। तो इसको कब, इसमें यूएन चार्टर पे जो साइन किया गया, सबसे लास्ट कंट्री जिसने साइन किया था स्टार्टिंग में जो फाउंडिंग मेंबर्स में, वो थी पोलैंड। और कब साइन किया, 15 अक्टूबर को। उसके बाद ये जो है यूएन को यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्टेंस में आ जाता है। कब, 24 अक्टूबर। तो इसको फाउंडिंग डे भी माना जाता है 24 अक्टूबर को यूएन का, और इसको नाम दिया जाता है यूएन डे। तो हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है इंडिया ने कब ज्वाइन किया यूएन को, तो इंडिया ने ज्वाइन किया यूएन को 30 अक्टूबर 1945 को। 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया ने ज्वाइन किया, यानी कि यूएन के बनने के 6 दिन बाद इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया था। UN has not been created to take humanity to heaven but to save it from hell, but to save it from hell। तो ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा डैग हैमर्सकोल्ड ने। डैग हैमर्सकोल्ड। अब ये व्यक्ति कौन है, तो यूनाइटेड नेशंस के सेकंड जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी कौन होता है, यूनाइटेड नेशंस का चीफ होता है, हेड होता है जनरल सेक्रेटरी। तो जो सेकंड जनरल सेक्रेटरी हुए उनका नाम है डैग हैमर्सहोल्ड। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। यूएन हैज़ नॉट बीन क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। इसका मतलब क्या था कि इसको वॉर से जो है मुक्त कराना है। इसको ये ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम हेवन बनाने देना है वर्ल्ड को। इसका मतलब है कि जो वर्ल्ड आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उससे जो है सभी कंट्रीज़ को बचाना और साथ में पीस एंड सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करना इसका मेन मोटिव है। ऐसे ही एक स्टेटमेंट दी है विंस्टन एस चर्चिल। कौन है, यूके के पीएम। इनके 2 टर्म रहे 1941 से लेकर 1945 और 1951 से लेकर 1955। विंस्टन एस चर्चिल कौन है, यूके के पीएम, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई स्टार्टिंग से ही यूएन को स्टैब्लिश करने में। तो इनकी एक स्टेटमेंट है, जॉ इज़ बेटर देन वॉर। यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन की जॉ इज़ बेटर देन वॉर, यानी कि थोड़ा ही हो लेकिन उससे क्या है, वॉर को रोका जा सके। ऐसा किसने बोला, विंस्टन एस चर्चिल ने। ये दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ, तो प्रिंसिपल ऑर्गन 6 ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं 6 ऑर्गन। की डॉक्यूमेंट कौन सा है यूएन के, यूएन चार्टर है। बाद में और भी डॉक्यूमेंट्स है यूएन चार्टर, यानी कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिसमें सारे नियम और कानून लिखे होते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, तो इसमें ह्यूमन राइट्स को लेकर सारी चीज़ें लिखी हुई है और यहाँ पे चाइल्ड राइट्स को लेकर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 3 डॉक्यूमेंट हैं जो मेन यूएन के हैं। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन। तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएन के। कौन से, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये 6 काउंसिल हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो
इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।